पहले हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड किया था वो हमारे पास था सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। और अगर हम स्पेरमैन रिंग कोरिलेशन से कोफिशिएंट फाइंड करें तो उससे कैसे फाइंड करेंगे? इट इज़ अ नॉन पैरामीट्रिक मेजर्स ऑफ द कोरिलेशन। ये नॉन पैरामीट्रिक जो है ना कोरिलेशन मेजर करने का तरीका होता है। दिस प्रोसीजर मेक यूज़ ऑफ द टू सेट्स ऑफ द रिंग्स दैट मे बी असाइंड टू से सिंपल वैल्यूज x एंड 5। कि हमारे पास उसमें तो हमारे पास जो वैल्यू दी गई थी x एंड y की वो हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो रिंग कोरिलेशन है उसमें हमें फर्स्ट वैल्यूज़ को रिंग करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर कैलकुलेशन करनी होती है। स्पेरमैन रिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट कुड बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग केसेस। के जो हमारे पास रिंग स्पेरमैन रिंग कोरिलेशन है वो इन कंडीशंस पे हम यूज़ करते हैं। बोथ वेरिएबल्स और क्वांटिटेटिव, बोथ वेरिएबल्स आर क्वालिटेटिव ऑर्डिनल एंड वन वेरिएबल इज क्वांटिटेटिव एंड द अदर वैल्यू इज क्वालिटेटिव, ठीक है, ऑर्डिनल। अब प्रोसीजर इसका क्या है कि फर्स्ट हमने रैंक करना होता है जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं x और y की 1 to n तक जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको हमने रैंक करना होता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 रैंकिंग अलॉट करनी होती है अगर वो सेम नंबर्स हों, ठीक। रैंक द वैल्यूज़ y फ्रॉम 1 to n सेम, जिस तरह हम x को रैंक करेंगे y को भी रैंक करेंगे। कंप्यूट द वैल्यूज़ ऑफ di फ्रॉम ईच पेयर ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय सब्ट्रैक्टिंग द रैंक ऑफ yi फ्रॉम द रैंक ऑफ x। हमने di कंप्यूट करना होता है जो कि फार्मूले में आप देख सकते हैं, ठीक है। di हमें चाहिए होता है, उसके लिए हमें जो di है उसका फार्मूला क्या होता है कि yi को x से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने di का स्क्वायर लेना होता है, फिर हमने वैल्यूज़ में पुट करनी होती है। जो हमारे पास फार्मूला है स्पेरमैन रिंग कोरिलेशन का 1 - 6 सम ऑफ di स्क्वायर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ब्रैकेट n स्क्वायर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर -1, ठीक। तो इस तरह हमारे पास आर स्पेरमैन के लिए आ जाएगा। The values R denote the magnitude and the nature of association given the same interpret as the simple R। जिस तरह हम R सिंपल R या सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट अभी हमने फाइंड किया है, उसी तरह इसकी भी वैल्यूज आएंगे तो इसको भी हम उसी तरह इंटरप्रेट करेंगे, उसी तरह इसकी भी इंटरप्रिटेशन होगी, ठीक है। For example, in a study of the relationship between the level education and the income of the following data was obtained, find the relationship between them and comment। ठीक है, हमारे पास लेवल ऑफ स्टडीज़ हैं, ठीक है, और इनकम दो हमारे पास वेरिएबल्स दिए गए हैं। जो हमारे पास लेवल ऑफ एजुकेशन है वो x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो इनकम है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब हमने इसका स्पेरमैन को रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास जो दिया गया है सबसे हम स्टार्ट कर रहे हैं हाई लेवल से स्टार्ट करें, ठीक है। इसको आप लो लेवल से भी डिक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब रैंकिंग करना, ठीक है, रैंक जब हम अलॉट करते हैं। अभी हम यूनिवर्सिटी लेवल से ले रहे हैं तो मीन टू से के 1 और 2 यूनिवर्सिटी दो हैं तो हम अब इसको 1 and 2 नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यूज हैं तो 2 आ गया, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। अब ये आ गया इस तरह। तो हमने जो यूनिवर्सिटी है इसकी जगह भी 1 और 2 दो बार है ना, तो हमने दोनों की जगह 1.5 रैंक करना है, ठीक है। उसके बाद हमने जो रैंकिंग की है वो यूनिवर्सिटी के बाद हम ले रहे हैं सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी ले रहे हैं। और सेकेंडरी में हम जो है हमारे पास 1 2 है, ठीक है। अब ये भी दो हैं तो हमने इसका क्या करना है, ठीक है, 1.5 तो हो गया ना। अब 3 and 4 है ना, 1 2 तो हो गया, अब 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 अगेन, क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/2, सॉरी गड़बड़ लिखी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.5 ईच, ठीक है, ठीक है। अब हमने जो 3.5 है यूनिवर्सिटी दोनों की जगह 3.5, 3 और 4 पे जो वैल्यूज आ रही थी दोनों के सामने 3.5 लेना है, ठीक है। अब 4 तक हमारी होगी, 4 के बाद हमने लेना है प्रिपरेटरी लिया है तो वो हमारे पास 5th आ गया क्योंकि वो एक ही है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास जो प्राइमरी लेवल हमने ले रहे हैं उसको हम 6 ले रहे हैं, और उसके बाद जो इलिटरेट है, जो बिल्कुल अनपढ़ है, उनको हम 7 ले रहे हैं, क्योंकि वो एक ही है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है, कि हमने इसको कैसे रैंक अलॉट करने हैं। ठीक है, अब ये हमने एक्स को रैंक अलॉट कर दिए। ठीक है, अब हमने वाई को रैंक अलॉट करने हैं सेम इसी तरह से। ठीक, अब देखें हमारे पास जो y है, अब देखें जो y है उसको भी हमने जो है, अगर x मतलब दोनों का प्रोसीजर सेम होना चाहिए। अगर दोनों को असेंडिंग ऑर्डर से रैंक कर रहे हैं तो दोनों को असेंडिंग, दोनों वेरिएबल्स को असेंडिंग ऑर्डर से रैंक करेंगे। अगर डिसेंडिंग से करें तो दोनों को डिसेंडिंग से करना है। ठीक, अब हमारे पास जो y है इसको हमने रैंक करना है, तो सबसे पहले हम बड़ी वैल्यूज़ ले रहे हैं, क्योंकि हमने x में, जब हमने x को रैंक किया था उसमें भी हमने यूनिवर्सिटी लेवल से लिया था। ठीक है, तो अब हमारे पास जो y है उसको रैंक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 है ना। ठीक है, 60 को 1 कह लेंगे। ठीक है, उसके बाद 50 है, 50 को 2, उसके बाद हमारे पास है 25, 25 को 3, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 15, उसको कह देंगे हम 4, और उसके बाद हमारे पास जो आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, 10 दो हैं, 5 और 6, तो हम अब इसका वही सेम प्रोसीजर करेंगे। 5, सॉरी ये बहुत अजीब सा लिखा गया है, 5 एंड 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 वैल्यूज़ और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। अगर आपके पास 3 वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं तो हम डिवाइडेड बाई 3 करेंगे और तीनों को सेम नंबर अलॉट करेंगे, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 11 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 5.5। ठीक है, अब हमने जो नंबर 6 है, जो नंबर 5 है, उसके सामने भी 5.5 लिखना है, और जो नंबर 6 पे हमारी आएगा, मतलब 5 और 6 इन दोनों के सामने 5.5 हमने लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो आता है लास्ट वैल्यू है वो 8 है, तो वो हम सबसे छोटी है और वो a की वैल्यू है, तो वो हमारे पास 7 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह इन दोनों को हमने रैंक किया, तो हमने जो डिफरेंस था हमने क्या बताया था कि इनका हमने x माइनस वाई करना है। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 5 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 2, 6 माइनस 5.5 विच इज़ इक्वल टू 0.5, 1.5 माइनस 7.5 विच इज़ इक्वल टू माइनस 7.5, क्योंकि जो हमारे पास माइनस के साथ आ रही है 7 वाली टर्म, तो इस वजह से जो है हम बड़ी वैल्यू उसके साथ माइनस लगेगा। ठीक, क्योंकि बड़ी वैल्यू आ रही है तो इसके साथ हमने माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब 3.5 अगेन छोटी वैल्यू है 5.5 से, तो माइनस का साइन आएगा। इतना सिंपल हमने आप इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक्स एंड वाई को डी आई फाइंड करने के लिए, तो फिर हमारे पास जो फार्मूले में रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, सम ऑफ डी आई स्क्वेयर। डी आई तो हमने फाइंड आउट कर दी है। ठीक है, अब हमें डी आई स्क्वेयर चाहिए। ठीक है, जो डी आई स्क्वेयर है ये रही, 2 का स्क्वेयर 4, 0.5 का स्क्वेयर लेंगे तो 0.25, 5.5 का स्क्वेयर लेंगे तो 30.25, और माइनस का साइन डिसअपीयर इसलिए हो जाएगा कि जब हम दो वैल्यूज़ हैं तो उनको स्क्वेयर लेते हैं तो वो पॉजिटिव में चेंज होता है। स्क्वेयर किसी माइनस साइन का लेंगे तो वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, इसी तरह हमने इसका स्क्वेयर ले लिया, फिर सम ऑफ डी ए स्क्वेयर, इसका सम लेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम जब इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़, यहाँ पे क्या था n, सॉरी अगर फार्मूले को अगर आप देखें तो ठीक है, 1 माइनस 6 एज इट इज़ 64, सम ऑफ डी आई स्क्वेयर 7, जो हमारे पास था n इज इक्वल टू 7, इसलिए 7 आया, और n स्क्वेयर माइनस 1 था, n स्क्वेयर हमारे पास 7 7 49, 49 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 48। तो इस सब को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 0.1 आ जाएगा। तो देयर इज़ एन इनडायरेक्ट वीक कोरिलेशन बिटवीन लेवल ऑफ एजुकेशन एंड इनकम, कि जो हमारी एजुकेशन लेवल ऑफ एजुकेशन है और जो हमारे पास इनकम है उनमें बहुत ही ज़्यादा वीक रिलेशनशिप है। कि अगर एजुकेशन जो है हमारे पास बहुत, एक तो बहुत वीक रिलेशनशिप है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और दूसरा अगर है भी है तो बहुत वीक है। मीन टू से कि अगर एजुकेशन लेवल इंक्रीज़ हो रहा है तो इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है, सॉरी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक, मतलब इस ये दोनों फैक्टर एक दूसरे पे, ये दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंड बहुत बहुत माइनर कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो वो नेगेटिव में कर रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज,
सॉरी ये एक्सरसाइज में देखें आप कि ये हमारे पास और है, तो ये आपने खुद अंडरस्टैंड भी करना है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव या नो